हेलो फ्रेंड्स, ये है नाबार्ड का सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने इश्यूज इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया तक कवर किया था। अब इस वीडियो में हम नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इन रूरल क्रेडिट देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रूरल क्रेडिट का मतलब गांव के लोगों को क्रेडिट जो दो जगह से मिलती है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल और दूसरा इंस्टीट्यूशनल। यहाँ ज़्यादातर ये देखा गया है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लोगों को एक्सप्लॉइट करने का काम करती है और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लोगों की इनकम बढ़ाने का काम करती है, जिससे उन इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस बढ़ते जाए और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती जाए। सो क्लियर हो गया आपको बेसिक डिफरेंस। So the main motive of the institutional credit is to assist the farmers in raising their agricultural productivity and maximizing their income. Institutional credit is also non-exploitative in character. The same may not be the case for non-institutional credit. अब हम देखते हैं कि रूरल क्रेडिट के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हैं। सबसे पहला मनी लेंडर्स। हमने देखा है कि इंडिया में बैंक्स आने से पहले मनी लेंडर्स का बहुत बड़ा शेयर था। वो लोग गांव के लोगों को कर्जा देकर फंसाते थे और उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। अब ये बहुत अच्छी बात है कि रूरल क्रेडिट में इनका शेयर बहुत कम हो गया है। फॉर एग्जांपल 1951-52 में इनका शेयर था 69.7% और या 1995-96 में वो कम होकर हो गया 7%। क्लियर है? So from the very beginning, money lenders have been advancing a major share of farm credit. The money lenders were supplying a major portion of the agriculture credit, that is 69.7% in 1951-52, and indulge in malpractice like manipulation of accounts and charge a huge rate of interest from their loan. Due to all these factors, the share of money lenders in the total farm credit has declined sharply from 69.7% in 1951-52 here to 7% in 1995-96. नेक्स्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये समझने के लिए आपको ट्रेडर्स का काम समझना होगा। देखो क्या होता है, फार्मर जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो अपना प्रोडक्ट ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स को बेचते हैं। उसके बाद कंज्यूमर शॉप से प्रोडक्ट खरीदते हैं। सो अब ये सिनेरियो प्रोडक्शन के बाद होता है, उसके बाद ही फार्मर्स को पैसा मिलता है, राइट? लेकिन अगर प्रोडक्शन के पहले फार्मर्स को पैसे चाहिए रहेंगे तो फिर ऐसे टाइम पे ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स फार्मर को थोड़े समय के लिए पैसे देते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट वो बहुत कमीशन लेते हैं। सो ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स आर आल्सो एडवांसिंग लोन टू द एग्रीकल्चरिस्ट फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स एट वेरी लो प्राइजेस एंड चार्ज हेवी कमीशन। नेक्स्ट सबसे अच्छा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है रिलेटिव्स। गांव के लोग कभी कभी अपने रिलेटिव से भी पैसे मांग लेते हैं। ये बहुत ही इजी लोन होता है जिसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है या फिर इंटरेस्ट रहता भी नहीं। लेकिन अभी लोगों को बैंक से ही फंड मिलना शुरू हो गया है, इसलिए इसका शेयर ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल 1951-52 में 14.2% शेयर रिलेटिव्स के सोर्स का था। वो 10 साल में दैट इज़ 1961-62 में 8.8% रह गया। So cultivators are also normally borrowing funds from their own relatives in times of their crisis, both in terms of cash or kind. The loans taken by farmers from their relatives amounted to 14.2% of their total requirements of rural credit in 1951-52 and 8.8% in 1961-62. By definition, all these loans are free of interest. Their terms of repayment are also more liberal. Next non-institutional source है landlords. ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़मीन होती है। इन लोगों का गांव में बहुत नाम रहता है। ये लोग छोटे फार्मर्स को पैसे लेन करते हैं, लेकिन ये रिलेटिव्स जैसे अच्छे नहीं होते, बल्कि ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या कमीशन लेते हैं। इनका शेयर 1951-52 में बस 3.3% था, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इनका शेयर कम होने की वजह बढ़कर हो गया है 10%। So in India, small as well as marginal farmers and tenants are also taking the loan from the landlords for meeting their financial requirements. This source has been following all the ill practices followed by money lenders, traders, etc. The share of this source to rural credit has increased from 3.3% in 1951-52 to 10% in 1995-96. So friends, यहाँ हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कवर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज।
इसमें सबसे पहला सोर्स आता है गवर्नमेंट। अब आप सोचोगे गवर्नमेंट कब से लोन देने लग गया? सो ये जान लो फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट भी लोन दे सकता है और उसके लिए उसने 2 एक्ट भी निकाले हैं। दैट इज लैंड इम्प्रूवमेंट एक्ट ऑफ 1883 एंड एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट ऑफ 1884। ये देखा गया है कि गवर्नमेंट फैमिन या फ्लड के दौरान लोन देता है और गवर्नमेंट ने दिए हुए लोन को हम द तकावी लोन बोलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड के नाम पे भी लोन दिए हैं और पाकिस्तान से जो इंडियन वापस अपने देश में रहने के लिए आए उन्हें भी घर बसाने के लिए लोन दिए गए थे। So in India, the government has been providing loans to agriculturists under the Land Improvement Act 1883 and the Agriculturist Loan Act of 1884. Since independence, government has also been giving loans under the schemes like Grow More Food as well as the schemes for the rehabilitation of the displaced person from Pakistan. Many of those loans are called Takawi loans. Such loans are generally given whenever there is flood or famine in the country. अगला इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़। ये सोर्स बहुत सस्ता होता है और गांव के लोगों के लिए बेस्ट है। यहाँ गांव के लोग मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। वहाँ सब लोग मिलकर कुछ फंड जमा करते हैं। जब भी किसी फार्मर को फंड की ज़रूरत पड़ी तो उसे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत कम रेट में लोन मिल जाता है। ये लेंडिंग इंडिया में बहुत डेवलप हुई। 1951 में इसका शेयर बस 3% था, लेकिन 1995-96 में वो बढ़कर हो गया 40%। So cooperative credit society are those who confine their activities to their members alone and who do not perform banking functions. It is the cheapest and the best sources of rural credit. In India, the active primary agriculture credit societies cover nearly 86% of the Indian villages and account for nearly 36% of the total rural population of the country. The share of cooperatives in the total agriculture credit increased to nearly 40% in 1996 as compared with only 3% in 1951-52. अगला इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑब्वियस है कमर्शियल बैंक्स। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि कमर्शियल बैंक को रूरल एरिया से कुछ इतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, इसलिए वो वहाँ बिजनेस नहीं करते थे। लेकिन जब से बैंक को नेशनलाइज किया गया, यहाँ तब से रूरल एरिया को भी लोन दिया जा रहा है। 1969 में रूरल एरिया को बस 44 करोड़ का लोन दिया गया था। वो 2000 में बढ़कर हो गया है 22,854 करोड़। यह नंबर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रूरल क्रेडिट में कमर्शियल बैंक का शेयर कितना बढ़ गया है। So in the initial period, the commercial banks of our country plays a marginal role in advancing rural credit. But after the nationalization, the commercial banks started to extend financial support with directly and indirectly, and also for both short and medium periods. Till 1969, direct advances by the commercial banks were restricted to only rupees 44 crore. But as on March 2000, the amount of loan has increased to rupees 22,854 crore. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स है रीजनल रूरल बैंक्स। ये 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन काम है कि गांव की सारी ज़रूरतों को पूरा करना, चाहे वो फार्मर्स हो या खेत में काम करने वाले लेबर हो या फिर गांव के आर्टिसंस हो, सबके लिए लोन रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करती है। So regional rural banks were established in 1975 for supplementing the commercial banks and cooperatives in supplying rural credit. Since 1975, these regional rural banks are advancing direct loans to small and marginal farmers, agricultural laborers, and rural artisans, etc. for productive purposes. Till June 1996, in total 196 RRBs has been lending annually nearly rupees 1500 crore year to rural people, and more than 90% of this loan were also advanced to the weaker section. और यह लास्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। अब आप सोचोगे कि ये एक्स्ट्रा बैंक की ज़रूरत क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो हमने बैंक देखे या सोर्सेज देखे वो फार्मर की शॉर्ट या मीडियम टर्म लोन्स की ज़रूरत पूरा कर रही थी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर ख़रीदना है या फिर फार्म को फेंसिंग करना है या फिर कुआं खोदना है या फिर कोई नया खेत खरीदना है, तो उसके लिए फार्मर्स लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के पास जा सकती है। ये ऐसी स्पेशल बैंक है जो फार्मर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। क्लियर है? सो फार्मर्स हैव टू बोरो ऑल्सो फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years to 20 years फॉर बाइंग इक्विपमेंट लाइक पंप सेट्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, एंड फॉर अदर डेवलपमेंट पर्पसेज सच एज रिक्लेमेशन ऑफ लैंड,
fencing, digging of new wells, the construction of a tank or the tube well, or buying additional land. Thus, a need for a special kind of institution to provide long-term finance to the Indian agriculturist was earnestly felt. Consequently, land development banks came into existence. The number of state land development banks increased from 5 in 1950-51 to 19 as of June 1986, which again consisted of 2,447 primary land development bank branches. So friends, यहाँ हमारे रूरल क्रेडिट के इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कवर हो गए. So thanks for watching and meet you in the next video.